Hello everyone, my name is Mohit Gupta and I welcome you to my YouTube channel CAM Fundamentals. In today's video, we are going to discuss Caddy-Esley acid-base concept. This concept is also known as solvent system concept. This is the part 5 of the acid-base equilibria series. The rest of the parts are given in the description box as well as in the I button over here. So without further delay, let's get started. Let's start with the Caddy-Esley concept. So this concept was originally proposed by Franklin in 1905. तो फ्रैंकलिन ने 1905 में इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था और ये कॉन्सेप्ट फर्दर एक्सटेंड किया गया था कैडी एस्ले इन 1928. इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटिक और नॉन प्रोटिक दोनों सॉल्वेंट के साथ एप्लीकेबल है. प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जो H+ दे सकते हैं उन्हें हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं. नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो H+ नहीं दे सकते. प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल जैसे होंगे एसिटिक एसिड, वाटर, अमोनिया, ये सारे H+ देने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो इसलिए ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स है. नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स में एग्जाम्पल आएगा DMSO, DMF एक्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो सॉल्वेंट सिस्टम होता है वो ऑटो आयनाइजेशन दिखाता है, मतलब वो खुद आयनाइज होता है एक केटायन और एक एनायन प्रोड्यूस करने के लिए. ये जो केटायन प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट केटायन और जो एनायन प्रोड्यूस होता है उनको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट एनायन. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कैडी-एस्ले कॉन्सेप्ट, एसिड कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि एक सॉल्वेंट केटायन प्रोड्यूस करे. मतलब वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा और वो अगर उसका एक केटायन प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उसे हम लोग एसिड बोलेंगे. और अगर वो एनायन प्रोड्यूस कर देता है, कोई सा भी एनायन नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, सॉल्वेंट का एनायन और सॉल्वेंट का ही केटायन प्रोड्यूस होना चाहिए. जैसे वाटर है तो अगर वाटर का केटायन कौन सा होगा? H+ और वाटर का एनायन कौन सा होगा? OH नेगेटिव. तो अगर कोई भी कंपाउंड H+ प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उसे हम लोग एसिड बोलेंगे और कोई भी कंपाउंड जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उसे हम लोग बेस बोलेंगे. यही हम लोगों ने पढ़ा है अरहेनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट में. बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सटेंड हो गया है बाकी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए. जो अरहेनियस कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ वाटर के लिए ही एप्लीकेबल था. तो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑटो आयनाइजेशन. क्या होता है ऑटो आयनाइजेशन? ऑटो आयनाइजेशन इज कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने आप डिसोसिएट होगा टू गिव्स केटायन एंड एनायन, इसलिए इसे बोलेंगे ऑटो आयनाइजेशन, अपने आप आयनाइज हो गया. जैसे एग्जाम्पल लिया वाटर के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन. ये केटायन है और ये एनायन है और ये सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है तो इसलिए इसे सॉल्वेंट केटायन बोला जाएगा और इसे सॉल्वेंट एनायन बोला जाएगा. मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ H2O प्रोड्यूसेस H++ OH नेगेटिव. अब ये चीज़ हमें याद है कि H+ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता. ये H+ एक दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है ताकि वो H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सके. अगर H3O पॉजिटिव या H+ आयन दोनों में से कोई सा भी प्रोड्यूस होता है तो उसे हम लोग सॉल्वेंट केटायन या एसिड आयन बोल सकते हैं. OH नेगेटिव हमारा क्या हो गया? बेस आयन और सॉल्वेंट एनायन. H3O पॉजिटिव अगर तीन मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएं तो वो सॉल्वेंट केटायन H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे और साथ में एक ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल केटायन तो सेम देता है H3O पॉजिटिव, लेकिन एनायन क्या देता है? दो तरीके के देता है, OH नेगेटिव या O2 नेगेटिव. सो इफ अ कंपाउंड प्रोड्यूसेस H3O पॉजिटिव आयन और H+ आयन तो वो एसिड होगा और वो अगर O2 नेगेटिव या OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उसे हम लोग बेस बोलेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं HCl जो वाटर में डिसोसिएट होता है H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया. NaOH क्या प्रोड्यूस कर रहा है? OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है जब वो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो रहा है तो इसे हम लोग बेस बोलेंगे. अब ऑटो आयनाइजेशन हम लोग बाकी सॉल्वेंट का देखते हैं. वाटर का हम लोग अरहेनियस कॉन्सेप्ट में पहले ही अच्छे से देख चुके हैं. ऑटो आयनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया. अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है वो गैस है, लेकिन अगर उसको कंप्रेस कर दिया जाए तो वो लिक्विड अमोनिया बन जाता है. तो अमोनिया ऑन कॉम्बिनेशन विद वन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया क्या प्रोड्यूस करता है? NH4 पॉजिटिव आयन एंड NH2 नेगेटिव. NH2 नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं अमाइड और NH4 पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन. तो ये कैटायन हो गया और ये एनायन. NH3 अगर तीन मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो सॉल्व एसिडिक कैटायन तो सेम ही मिलेगा, लेकिन इस बार क्या मिल रहा है हमें? NH-2 जो कि है इमाइड आयन. ये इसका नाम है अमाइड, AMIDE, और इसका नाम है IMIDE.
और अगर 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के प्रोड्यूस होते हैं तो अमोनियम आयन तो कॉमन ही है, वही तीनों केसेस में वही बन रहा है, लेकिन अब हमें नाइट्राइड आयन मिल रहा है। तो अगर कोई भी कंपाउंड NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकता है तो उसे हम लोग एसिड बोलेंगे। और कौन सा एसिड हुआ वो? अमोनो एसिड। ये देखो अमोनो जो नाम है ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? अमोनिया से प्रोड्यूस हो रहा है, तो डबल एम यूज करेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे अमोनो एसिड, अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे, अमोनो एसिड। सिमिलरली अगर कोई भी नाइट्राइड, अमाइड और इमाइड आयन प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम लोग अमोनो बेस बोलेंगे। यहाँ पे मैंने दिखाया है NH4 पॉजिटिव को अमोनियम आयन बोलते हैं, NH2 नेगेटिव इज अमाइड आयन, NH-2 इज इमाइड आयन एंड N3 नेगेटिव इज नाइट्राइड आयन। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। CH3COH जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तब वो अमोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है और CH3CO नेगेटिव। सिंस ये सॉल्वेंट का कैटायन प्रोड्यूस कर पा रहा है तो इसे हम लोग एसिड बोलेंगे। ये है यूरिया NH2CO NH2। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपना H+ अमोनिया को दे देता है, जिसका मतलब ये NH4 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर पा रहा है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। सिंस इट इज प्रोड्यूसिंग द सॉल्वेंट कैटायन तो इसे क्या बोला जाएगा? एसिड बोला जाएगा। KNH2 जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, बेसिकली ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये डिसोसिएट कर रहा है टू प्रोड्यूस अमाइड आयन प्लस K पॉजिटिव। सिंस इट इज प्रोड्यूसिंग सॉल्वेंट का एनायन तो इसे हम लोग बोलेंगे बेस। तो KNH2 इज अ बेस। Bi3N नाइट्राइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी बेस हुआ, और PbNH एक इमाइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी बेस है। तो ये तीन एग्जाम्पल हम लोग ने देखे बेस के। तो कोई भी NH2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव या NH-2 आयन प्रोड्यूस करता है तो उससे हम लोग बेस बोलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अमोनियम सॉल्ट, कोई भी अमोनियम सॉल्ट कौन सा होगा? जो अमोनियम आयन के साथ बना है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। जब इन्हें एल्कली मेटल के अमोनिया सोल्यूशन में डाला जाता है तब वो सोल्यूशन का कलर डीकलराइज कर देता है। एल्कली मेटल कौन से होते हैं? S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। ये जब मेटल्स लिक्विड अमोनिया में जाते हैं तो ये एक ब्लू कलर का सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके कलर के। एल्कली मेटल का जब भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो कलर में चेंज आता है, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू होता है और उसके बाद वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एल्कली मेटल है जिसका जो लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व है और जो ब्लू कलर दे रखा है वो हमारे पास सोल्यूशन है। अब उसमें अगर हम लोग अमोनियम सॉल्ट डालते हैं तो कलर एकदम डिस्चार्ज हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है सोल्यूशन। इसका हमें रीज़न देना है। तो सबसे पहले सोडियम जब लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होगा तो वो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन देता है। हमें पता है सोडियम इज़ अ वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से रिलीज कर देता है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सॉल्वेटेड हैं, कौन सा सॉल्वेंट है? अमोनिया, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन वैसे तो स्टेबल नहीं होते हैं, तो सॉल्वेंट ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है ताकि वो उसे स्टेबलाइज कर सके। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस सोल्यूशन के ब्लू कलर के लिए। अब अमोनियम सॉल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो एसिड। अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्राइड बीइंग एसिडिक इन नेचर अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा ये प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही बनती है वो एनवायरनमेंट में उड़ जाती है और हाइड्रोजन गैस का निकलना एक ड्राइविंग फोर्स हो जाता है इस रिएक्शन के लिए। जिसका मतलब है अमोनियम आयन जब भी इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेंगे वो अमोनिया प्रोड्यूस कर देंगे और H2 प्रोड्यूस करेंगे। सिंस जो कलर था वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था और जो कि अब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, जिसका मतलब क्या है कि अब इसका जो ब्लू कलर है वो अब नहीं रहेगा। एक एग्जाम्पल यह है, जैसे कोबाल्ट है, ये क्या करता है? अमोनियम नाइट्रेट इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, कोबाल्ट नाइट्रेट बनाता है, साथ में NH3 बनाएगा और H2 बनाएगा। मतलब क्या है कि अमोनियम आयन जो प्रोड्यूस होंगे वो कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। बस क्या करना है? कोबाल्ट को यहाँ लिखना है, जो भी वो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है अमोनियम, 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके अमोनिया ये देगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे सेम है। अमोनियम नाइट्रेट लिया है तो कोबाल्ट भी नाइट्रेट बन जाएगा, सब कुछ सेम है। तो ये रिएक्शन क्या बता रही है कि अगर कोई भी हम लोग अमोनियम सॉल्ट डालें
एल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया के सोल्यूशन के साथ या फिर कोई और डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिक्विड अमोनिया के सोल्यूशन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। और अगर उस सोल्यूशन का कोई कलर है तो वो कलर डिस्चार्ज हो जाता है। अब ऑटो आयनाइजेशन ऑफ लिक्विड SO2 पढ़ते हैं। SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सिंस इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसे हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे। ये क्या है? एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसका ऑटो आयनाइजेशन में दो मॉलिक्यूल SO2 के मिलके एक SO2 पॉजिटिव विच इज थायोनाइल आयन और एक SO3 नेगेटिव विच इज सल्फाइड आयन प्रोड्यूस करता है। कोई भी मॉलिक्यूल जैसे ये K2SO4 लिया है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? SO3 नेगेटिव सल्फाइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका मतलब क्या है कि ये बेस है। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड होता है इसका नाम, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक थायोनाइल आयन प्रोड्यूस करेगा। तो SOCl2 इन लिक्विड SO2 को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। तो SOCl2 ज़रूरी नहीं है कि बाकी सॉल्वेंट्स में वो एसिड की तरह काम करें, बेस की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन लिक्विड SO2 में वो एसिड की ही तरह काम करता है क्योंकि वो थायोनाइल आयन को प्रोड्यूस करने की पावर रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। HF इज़ अ वीक एसिड, इसके पास H है तो इसे हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। ये HF जब दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तब ये H2F पॉजिटिव, मतलब एक HF ने दूसरे HF को ज़बरदस्ती प्रोटॉन दे दिया है तो वो क्या हो जाएगा? H2F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। F नेगेटिव जो भी प्रोड्यूस करेगा वो बेस, H2F जो भी प्रोड्यूस करेगा वो एसिड, क्योंकि ये कीटोन है। तीन HF जब मॉलिक्यूल बनेंगे तो H2F पॉजिटिव एंड HF2 नेगेटिव। सो एनी मॉलिक्यूल विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग F नेगेटिव एंड H2F नेगेटिव, उनको हम लोग बेस बोलेंगे। और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं जो ऑटो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे N2O4 जो कि NO2 पॉजिटिव नाइट्रोसिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और नाइट्रेट आयन, जो भी नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करेगा वो बेस, जो भी नाइट्रोसिल आयन प्रोड्यूस करेगा वो एसिड। एसिटिक एसिड भी सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। जो भी एसिटेट आयन प्रोड्यूस करेगा उसे हम लोग बेस बोलेंगे, और जो भी CH3COOH2 पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा उसे हम लोग बोलेंगे एसिड। HCN भी कॉमनली यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, जो भी CN नेगेटिव बेस, H2CN पॉजिटिव एसिड। H2SO4 भी सॉल्वेंट की तरह काफ़ी बार यूज़ किया जाता है। तो HSO4 नेगेटिव अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उसे बेस बोलेंगे, और अगर वो ज़बरदस्ती H2SO4 को प्रोटॉन पकड़ा देता है और उसे H3SO4 पॉजिटिव बना देता है तो उसे हम लोग एसिड बोलेंगे। नाउ वी कम टू द एप्लीकेशन। तो इस कॉन्सेप्ट की कुछ सेवरल एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है कि हम लोग एसिड बेस बिहेवियर पता लगा सकते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट में। पुराने जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे सॉल्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारे सॉल्वेंट्स के लिए, मेजरली सारे सॉल्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एसिटिक एसिड है, जब उसको वाटर में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन H2 को पकड़ा देता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है? H3O पॉजिटिव आयन। इसका मतलब क्या है? H3O ने H प्लस दे दिया तो ये एसिड है, और H2 किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मैं एसिटिक एसिड को अमोनिया के अंदर डालूं, लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो ये बेस है, ये क्या करेगा? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और अमोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली, कि यहाँ पे मैंने सिंगल एरो लगाया है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब एसिडिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि ये बेस में डाला गया। अब एसिडिक एसिड को HF में डालते हैं तो HF क्या है? एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है देन एसिडिक एसिड। तो HF अपना प्रोटॉन एसिडिक एसिड को दे देगा। सिंस CH3COOH2 पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया है और HF क्या प्रोड्यूस कर रहा है? F नेगेटिव सॉल्वेंट एनायन ये है, तो ये क्या जो भी ये प्रोड्यूस करता है वो बेस होता है। तो एसिडिक एसिड क्या है? यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है। और फाइनली H2SO4, H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो भी क्या करेगा? इसको प्रोटॉन ज़बरदस्ती देगा। HSO4 नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या है? बेस है, इसलिए H2SO4 में बेस है। तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, वो डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। कुछ में एसिड की तरह काम करेंगे, कुछ में बेस की तरह काम कर सकते हैं। और किस सॉल्वेंट वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके सॉल्वेंट कैटायन या सॉल्वेंट एनायन के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है सल्फामिक एसिड का, NH2SO3H। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैटायन प्रोड्यूस कर रहा है, सॉल्वेंट कैटायन, तो मतलब ये एसिडिक है। और सिंस ये एक कैटायन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसलिए इसे हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड कौन से होते हैं? जो एक बेस के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करते हैं।
ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल, स्टोइचियोमेट्री एक है, तो ये एक बेस के मॉलिक्यूल के साथ न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, जिसकी वजह से इसे बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। अब सल्फामिक एसिड को NH3 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराएंगे, मतलब NH3 में रिएक्शन करा रहा है, अगर वो डिसॉल्व कर रहा है तो वो दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके दो NH4 पॉजिटिव आयन देगा और एक NHSO3 नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर, ये नेगेटिव इधर, तो हम लोग बोलेंगे इसे NHSO3 2 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। सिंस केटायन प्रोड्यूस हो रहा है तो ये एसिडिक है, और सिंस दो केटायन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे डायबेसिक एसिड, क्योंकि ये दो बेस के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने की पावर रखता है। अब इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें ये ज़रूर पता चल रहा है कि वाटर के साथ इसने एक ही ये प्रोड्यूस किया और अमोनिया के साथ इसने दो प्रोड्यूस किए, तो मतलब क्या है कि ये डायबेसिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हुआ एज कम्पेयर टू दिस। तो सल्फामिक एसिड वाटर में कम एसिडिक होता है और अमोनिया में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक की तरह काम करता है। एसिडिक एसिड वाटर में वीक एसिड की तरह काम करता है, लिक्विड अमोनिया में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, लिक्विड HF और H2SO4 में बेस की तरह काम करता है, हमने जस्ट पिछली स्लाइड में देखा है। अगर H2SO4 को लेंगे तो H2 में वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। अब एसिड है, जो भी बेस में हम लोग डालेंगे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करने लग जाएगा, तो यहाँ पे वो H2SO4 और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। HF एक एसिड है, तो एक एसिड को दूसरे एसिड में डालेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो इसलिए वो बेस की तरह एक्ट करेगा, और H2SO4 अपने अंदर न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनायन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में वो न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ है कि वो बेस की तरह काम क्यों कर रहा है, HF एक एसिड है तो इसलिए वो HF क्या करेगा, H2SO4 को प्रोटॉन दे देगा। अब ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि HF तो एक वीक एसिड होता है, H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन HF की कॉन्सेंट्रेशन देखो, वो पूरा सॉल्वेंट है, वो H2SO4 HF को नहीं पकड़ाएगा, बल्कि HF क्या करेगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा और H2SO4 को ही प्रोटोनेट कर देगा। HClO4 वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लिक्विड अमोनिया में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। HF जो कि एक एसिडिक सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो HClO4 H2SO4 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर भी वो एम्फोटेरिक कंपाउंड की तरह काम कर रहा है। H2SO4 HF में बेस की तरह काम कर रहा था, लेकिन HClO4 ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से एम्फोटेरिक शो करेगा, और HClO4 H2SO4 में कोई काम नहीं करता है। यूरिया की अगर हम लोग बात करें तो यूरिया वाटर में न्यूट्रल होता है, ना ही वो H प्लस प्रोड्यूस करता है, ना ही वो OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर पाता है, तो वाटर में वो न्यूट्रल होता है, रिएक्शन ही नहीं करता। लिक्विड अमोनिया में वो क्या करेगा, H प्लस अमोनिया को दे देगा, क्योंकि अमोनिया क्या है, बेस होने की वजह से वो H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से एक वीक एसिड की तरह यूरिया दिखाई देता है हमें लिक्विड अमोनिया में। HF में ऑब्वियसली वो प्रोटॉन ले पाएगा, तो वो बेस की तरह काम कर पाएगा, लेकिन वो एज सच रिएक्शन नहीं करता है। H2SO4 में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द HNO3, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके लिए तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे दोनों केसेस में ये प्रोटॉन ले लेता है, तो दोनों केसेस में वो बेस होगा। हमें पता है जब नाइट्रेशन हम लोग करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। H2SO4 बीइंग अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसमें से वाटर निकाल लेता है, प्रोटोनेट करेगा, फिर वाटर निकालेगा तो NO2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि NO2 बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है जब हम लोग नाइट्रेशन करते हैं। सल्फामिक एसिड जैसे ही हम लोगों ने ऊपर देखा, वाटर में वो मोनोबेसिक है, लिक्विड अमोनिया में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक की तरह काम कर रहा है, और इन दोनों में वो कोई काम नहीं करता है। द सेकेंड एप्लीकेशन इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट सॉल्वेंट में एम्फोटेरिक नेचर भी एक्सप्लेन कर सकता है। वाटर में एम्फोटेरिक नेचर एक्सप्लेन करना बहुत सिंपल है, जो भी मॉलिक्यूल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो बेस हुआ, जो भी मॉलिक्यूल बेस के साथ रिएक्ट करेगा वो एसिड हुआ, तो अगर वो दोनों तरीके से रिएक्ट करे तो वो एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक कौन से सब्सटेंस होते हैं, जो दोनों एसिड और बेसिस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे जिंक नाइट्रेट है और वो अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब देखो लिक्विड अमोनियम में अमोनियम क्लोराइड क्या देगा, NH4 पॉजिटिव देगा। NH4 पॉजिटिव एक कैटायन है, लिक्विड अमोनिया का कैटायन है, तो ये एसिडिक होगा, ये एसिड बेस से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट देगा। सिमिलरली KNH2 के साथ अगर वो रिएक्शन करेगा तो KNH2 में से NH2 नेगेटिव अमाइड आयन निकल रहा है, अमाइड आयन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अब यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है।
तो इससे हमें पता चलता है कि जिंक नाइट्रेट एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तरह काम करता है, किसमें, लिक्विड अमोनिया में। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे सॉल्वेंट में भी उसी तरीके से काम करे। और ये जो एम्फोटेरिक नेचर होता है वो बताना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर सॉल्वेंट में उस तरीके से काम नहीं किया जाता। एक कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जाम्पल लेते हैं। AlCl3 एक्ट एज एम्फोटेरिक कंपाउंड इन लिक्विड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में AlCl3 किस तरीके से काम करता है, एम्फोटेरिक कंपाउंड की तरह काम करता है। देखो हमें यहाँ पे पता है AlCl3 वाटर के अंदर एम्फोटेरिक होता है। AlCl3 HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा, AlCl3 NOH के साथ भी रिएक्ट करेगा, और दोनों के साथ रिएक्ट करने की वजह से AlCl3 वाटर में एम्फोटेरिक होता है। लेकिन लिक्विड SO2 में उसका जो बिहेवियर होता है वो बता पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। रिएक्शन दिखाता हूँ। AlCl3 ये बेस की तरह काम कर रहा है लिक्विड SO2। देखो SO3 2 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा जब ये लिक्विड SO2 के साथ डिसोसिएट होगा, तो इसका मतलब है ये बेस है, और यहाँ पे AlCl3 कैसे रिएक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। ये सॉल्ट बना और AlSO3 थ्राइस बन गया। ये एक जेलेटिनियस पीपीटी होता है, वाइट कलर का पीपीटी होता है और जेल जैसी इसकी कंसिस्टेंसी होती है। अब इस जेल में अगर मैं और बेस डाल दूं तो ये जो जेल है वो डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि AlCl3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। अब इसी कंपाउंड में मैंने SOCl2 डाल दिया। SOCl2 क्या है, एसिड है। एसिड क्यों है, क्योंकि ये थायनाइल आयन SO2 पॉजिटिव प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला कंपाउंड, ये वाला ले रहे हैं, AlCl3 नहीं ले रहे हैं, तो इसी कंपाउंड में SOCl2 लेंगे तो ये जो AlSO3 है वो प्रेसिपिटेट वापस बन जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट दे रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दे रहे हैं, और साथ में ये वापस पीपीटी आ रहा है। अब इस तरीके से हमें कैसे पता चल रहा है ये एम्फोटेरिक है। इसको एम्फोटेरिक के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस क्या है, वाटर। AlCl3 NOH के साथ रिएक्ट करता है, AlOH3 देता है, जो कि एक जेलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट है। तो ये भी एक जेल की तरह होता है और जेल जैसी इसकी कंसिस्टेंसी होती है। अगर इसमें मैं और भी ज़्यादा NaOH डाल दूँ तो ये सोल्यूबल NaAlOH4 सोडियम एल्यूमिनेट प्रोड्यूस कर देता है। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट में HCl में वापस डालूंगा तो सॉल्ट मिलेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मिलेगा, और ये वापस पीपीटी प्रोड्यूस हो जाएगा। सिंस हमें पता है कि AlCl3 एम्फोटेरिक होता है और वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और AlCl3 लिक्विड SO2 में भी इसी लाइन पे बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है AlCl3 लिक्विड SO2 में एक एम्फोटेरिक कंपाउंड की तरह बिहेव कर पा रहा है। द थर्ड एप्लीकेशन इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अलग अलग सॉल्वेंट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। अगर प्रोडक्ट में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि इसको मैंने बोला ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एसिड है, ये बेस है, दोनों ने वाटर में मिलके क्या प्रोड्यूस किया, वाटर प्रोड्यूस किया। सॉल्ट प्लस वाटर, हमें पता है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है, अगर वो रिएक्शन वाटर के अंदर हो रही है। तो अगर मुझे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मिल रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे कि KNH2 जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है लिक्विड अमोनिया में, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो पा रहा है। सिंस ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। HCl प्लस NaCN, HCN प्रोड्यूस कर रहा है किसमें, लिक्विड HCN में, तो मतलब ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। SOCl2 जब रिएक्ट कर रहा है CS2SO3 के साथ, तो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट प्रोड्यूस हो रहा है। HCl जब सोडियम एसिटेट के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड, ACOH। यहाँ पे ACOH क्या है, एसिटिक एसिड है। AC का मतलब क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, और जब उसके साथ OH लग जाता है तो वो एसिटिक एसिड हो जाता है। जब उसके साथ O नेगेटिव होता है तब उसे एसीटेट बोलते हैं। तो ये सोडियम एसिटेट है और ये एसिटिक एसिड है। NOCl2 प्लस NaNO3 इन लिक्विड N2O4 प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट प्लस N2O4, मतलब ये भी क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अगर सोल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है तो हम बिना देखे बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट।
तो सबसे पहले ये एडवांटेज जो हम लोग ने सबसे पहले ही पढ़ लिया था कि ये जो रिएक्शन है वो प्रोटिक और अप्रोटिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे जिसमें H होगा, और अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे जिसमें H हो सकता है लेकिन वो H प्लस रिलीज नहीं करेगा, वो अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्वस और नॉन एक्वस दोनों तरीके के सॉल्वेंट के साथ एप्लीकेबल होता है। एक्वस में वाटर आता है, नॉन एक्वस में बाकी सारे सॉल्वेंट आ जाते हैं। डिसएडवांटेज में पहली डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए सॉल्वेंट चाहिए, तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो सॉल्वेंट में नहीं हो रही है वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं है एज पर दिस कॉन्सेप्ट। सो अनेबल टू एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन इन गैसेस फेज, तो गैसेस फेज में अगर वो रिएक्शन है या नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते। और साथ में ऐसे सॉल्वेंट जो नॉन आयनाइजेबल होते हैं जैसे CCl4, बेंजीन। CCl4 डिसोसिएट नहीं होता है, बेंजीन डिसोसिएट नहीं होती है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो डिसोसिएट नहीं होते हैं। अगर वो डिसोसिएट नहीं है तो वो क्या एसिड बेस रिएक्शन शो नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस सॉल्वेंट सिस्टम के बेसिस पे सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम लोग कोई भी एसिड बेस रिएक्शन जो नॉन आयनाइजेबल सॉल्वेंट में हो रही है उसे एसिड बेस में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। So this is it for the today's video. So if you like the video, please hit the like button, and if you are a new viewer, then please consider subscribing. So this is Mohit Gupta signing off. Have a great day.